हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये 6 क्लास के एनसीईआरटी है हिस्ट्री का, और ये इसके नोट्स हैं सारे जो पेड बैच में दिए जाएंगे। और साइंस का जो 6 क्लास का एनसीईआरटी है उसके पूरे नोट्स ग्रुप में दे दिए गए हैं जो पेड बैच है उसमें। और इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स दिया जाएगा। मैपिंग वाले मैपिंग कैसे करेंगे, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले कैसे यूज करेंगे एनसीईआरटी को, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है वो हिस्ट्री में कैसे एग्जाम्पल्स को वो करेंगे। जो जीएस पेपर 1 में आता है आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन, उसमें कैसे चीज़ों को वो करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। फिर बहुत से ऐसे सजेशंस हैं, उनको कहाँ कहाँ यूज करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर आपको बताई गई हैं। और सर ने एक इंट्रोडक्शन क्लास भी बनाया है एनसीईआरटी का, उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि किस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। हर एक सब्जेक्ट को लेकर के उन्होंने अच्छे से बताया है। तो यहाँ पर अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में आपको क्या ध्यान देना है। सबसे पहले तो प्री के हिसाब से, प्री में आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें शब्दावली कौन कौन सी दी गई है, शब्दावली। फिर कोटेशन किसके किसके हैं वो आपको ध्यान देना है। फिर आपका जो पाषाण काल है, पाषाण काल ये है। इसमें आपको पता है इसमें 3 आते हैं, पूरा पाषाण काल, फिर आपका आता है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप देखेंगे स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है, और स्थल में कहाँ कहाँ कौन से साक्ष्य पाए गए हैं, यही पूछता है आपसे स्पेशली, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो। साक्ष्य कहाँ कहाँ पाए गए हैं वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ से तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। यदि आप मेंस के हिसाब से चीज़ों को बनाते हैं, मेंस के हिसाब से इस बार कोटेशन आप ध्यान रखेंगे, कोटेशन भी दिया रहता है, उसको डायरेक्टली उठा करके पूछ लेता है। इस बार जैन धर्म से पूछा था कि मतलब किस में ये कहा गया है कि चट्टानों में, वायु में, हर चीज़ में, वायु में, उसमें आत्मा का वो होता है, ऐसा था कुछ। मैंने आपको सेंड भी किया था क्वेश्चन को टेलीग्राम चैनल पर। बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल पर कट पेस्ट करके आपको किए गए हैं, क्वेश्चन को बताया गया आपको कि कहाँ से और किस एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आप उसको आगे जा करके आराम से देख सकते हैं। तो यदि मैं बात करूँ मेंस के हिसाब से, तो मेंस में आपको क्या क्या ध्यान देना है। मेंस में सबसे पहले तो साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं, पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं। और इस बार इसी 6 क्लास के एनसीईआरटी से अलेक्जेंडर का ऐसे करके पूछा था, किससे संबंधित हैं वो, पुरातत्ववेत्ता थे। इस बार ही पूछा है, 2023 के यूपीएससी के एग्जाम में पूछा था वो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। और बीपीएससी में तो कम से कम आपका 30 से 35 क्वेश्चन तो ओनली एनसीईआरटी से ही है, सारे सब्जेक्टों को मिला करके। यदि आप देखेंगे 15 से 16 क्वेश्चन तो हम लोगों ने ही वो करके क्रॉप करके आपको ग्रुप में सेंड किया है बीपीएससी में, एज ए टीज, मतलब पूरा वहाँ से स्टेटमेंट ही उठा लिया है। तो एनसीईआरटी को बहुत ही गहराई से आपको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। समझने वाले अगर समझेंगे तो अच्छा कर ले जाएंगे, नहीं समझने वाले समझेंगे तो यूं ही टाइम निकल जाएगा। एनसीईआरटी बहुत ही बेस्ट बुक है, और खास करके जो न्यू एनसीईआरटी है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है। तो ये मेंस के हिसाब से आपको क्या ध्यान रखना है। एक तो साहित्यिक साक्ष्य एवं पुरातात्विक साक्ष्य, मतलब किस किस काल से संबंधित है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसमें आपको पूरा व्यवस्था ध्यान देनी है। व्यवस्था में आपको क्या, जैसे राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, जैसे राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। फिर प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, धार्मिक सांस्कृतिक व्यवस्था कैसा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अर्थव्यवस्था कैसा था। और हर एक काल में आपको यही चीज़ें देखनी है। शब्दावली, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे थे, शासक के बारे में प्रमुख बातें क्या थे, कीवर्ड्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और उसमें
आगे जब आप बढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो उसमें जो दिया है महाजनपद वाला जो चैप्टर है उसमें भी दिया है कि 14 महाजनपदों में मगध ही साम्राज्य के रूप में क्यों विकास किया। तो इसका प्रॉपर वहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि वहाँ पर जो है कि लोहे का प्रयोग ज़्यादा होता था, इससे भूमि का विस्तार हुआ, कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, फिर उत्पादन बढ़ा, उत्पादन अधिशेष हुआ, व्यापार हुआ, इस तरीके से द्वितीय नगरीकरण अस्तित्व में आया। तो बहुत ही शानदार तरीके से इसे एनसीईआरटी में दिया गया है। फिर आपको अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी देखेंगे तो रथ मूसल, महाशिला कंटक ऐसे औजार भी विकसित किए गए थे, वो सारी चीज़ें जो इसमें दी गई हैं। तो आपको यही सारी चीज़ें पकड़नी है और ऐसे एग्जाम्पल्स आपको अदर किसी बुक में नहीं मिलेंगे, वो ओनली आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा। ठीक है, फिर ये हो गया आपका व्यवस्था। फिर आप देखेंगे सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में आपको क्या क्या देखना है इसमें, एक तो वर्ग देखना है, वर्ग, फिर आपको जाति देखनी है। ठीक है, विवाह कितने प्रकार के थे, विवाह, और स्त्रियों की दशा कैसी थी, स्त्रियों की दशा कैसी थी, दशा ये आपको देखना है। परिवार कैसा होता था, पितृसत्तात्मक था कि मातृसत्तात्मक था, मुखिया कैसा होता था, भोजन क्या होते थे, मनोरंजन के संसाधन क्या होते थे, पूजा पद्धति कैसी होती थी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख करके चलनी है। शिक्षा पद्धति कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसा था, कला एवं संस्कृति कैसी थी, ये A to Z चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इसी को ध्यान में रख करके आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। तो यदि मैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन पढ़ूँ एनसीईआरटी को, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, कब क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो हमें यहाँ पर वही चीज़ देखनी है जो मैंने यहाँ पर नोट्स में बनाए हैं। ये देखिए, ये नोट्स हैं प्रॉपर। तो आरंभिक मानव के जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, ये यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर देखिए कैसे पता लगाएं, तो पता लगाने के बहुत से संसाधन होते हैं। आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। तो जो आंदोलन होते थे पहले, जैसे खास करके हम यदि बात करें राष्ट्रीय आंदोलन का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, तो इसमें जितने भी संगठन वगैरह होते थे वो अखबारों के माध्यम से, दैनिक न्यूज़पेपर के माध्यम से वो क्या करते थे, अपनी बातों को जनता तक पहुंचाते थे। लोग समझते थे कि हाँ, ये जो अंग्रेज़ हैं वो जो भी नीतियाँ बनाते हैं अपने हित में बनाते हैं, आम जनता के हित में नहीं होता है, भारतीयों के हित में नहीं होता है, भेदभाव करते हैं, क्या पॉलिसी ला रहे हैं। तो ये सब इसी के माध्यम से लोगों को पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ें दिया गया है, तो इसको बस समझने वाली चीज़ थी, इसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे पहनते थे। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर कुछ समझने वाली नहीं है, बस पढ़ने वाली चीज़ें। जैसे जैसे पुरातात्विक साक्ष्य मिलते जाते हैं उसी आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि पहले का रहन सहन कैसा था, गर्तावास था, घरों का आकार कैसा था, गोलाकार था या आयताकार था, ये झोपड़ी कहाँ पर मिली थी, वर्गाकार, तो बिहार के चिरांद में मिला था। तो ये सारी चीज़ें हम जब पुरातात्विक साक्ष्य पाते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ी नहीं गई हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसके बारे में तो हम अनुमान लगा ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो चीज़ें हमें दिखता है तो वो हम उस पर अनुमान लगाते हैं कि हाँ, ये चीज़ें रही होंगी। जैसे कि लोथल से लाल कपड़े का साक्ष्य मिला है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, रंगों का प्रयोग वहाँ पर होता था, कपड़ों का प्रयोग वहाँ पर होता था। तो ऐसे हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अब है कि लोग कहाँ रहते थे, तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये पढ़ने वाला चीज़ नहीं है। कह रहा नर्मदा नदी का पता लगाओ, कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। और खानाबदोश जीवन, खानाबदोश जीवन का मतलब वही होता है कि मतलब कंद मूल फल फूल इसी पर निर्भर रहना। कुशल संग्राहक भी थे और आखेटक यानी शिकारी भी थे। तो ये हो गया इतना, यहाँ से बस इतना ही आपका काम का था। फिर है इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा है कि सर्वप्रथम मानव ने किस फसल को वो किया था, तो उसमें गेहूं नहीं था, जौ था। जौ, ये स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है, जौ था उसमें। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, अब आपको ये लग रहा होगा कि बस यूँ ही पढ़ के हम निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जानवरों का नाम कौन कौन सा दिया है। दिया है भेड़,
बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। बीच में क्या कर देगा, शेर डाल देगा, चीता डाल देगा, बाघ डाल देगा, किसी तीनों में से एक डाल देगा और आप सरसरी निगाह से यूं ही पढ़ते हुए निकल जाएंगे और आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि इसमें शेर या चीता को इसमें डाला है। इससे आपका स्टेटमेंट क्या होगा, गलत रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपका स्टेटमेंट बिल्कुल 2 बन रहा है आराम से। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे, यानी इनकी बात कर रहा है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यही लिखा है कि विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। साक्ष्य कहाँ से मिला था चावल का, ये मैंने अलग से इंक्लूड किया है, ये मिला था आपका कुलडियावा से। ठीक है, कुलडियावा से। फिर है सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। तो किसकी बात कर रहा है, सिंधु नदी की। सिंधु नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो अब विकास वहीं पर क्यों हुआ, वहीं पर क्यों हुआ, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर आप ये क्वेश्चन भी आपका एक बन सकता है, क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से कि 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के किनारे ही कुछ आरंभिक नगर फले फूले। टिप्पणी कीजिए या क्यों फले फूले, कारण बताइए। तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगी, यदि कमेंट आपका नहीं आया तो। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर यातायात के साधन भी थे, सिंचाई की सुविधा भी थी, उपजाऊ भूमि भी था, इस कारण से वहाँ पर आरंभिक नगर जो है वो अस्तित्व में आया था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो कहाँ के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध के नाम से जानते थे, तो गंगा के दक्षिण में इसके आसपास की नदियों के पास का जो क्षेत्र था उसे मगध के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने बता दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने कि सिंधु नदी के किनारे 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर फले फूले तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। उदाहरण, गंगा के दक्षिण में शक्तिशाली मगध साम्राज्य का उदय। ध्यान रखेंगे कहाँ पर हुआ था, तो गंगा के दक्षिण में। यहाँ पर क्या कर देगा, उत्तर कर देगा, पूर्व कर देगा, पश्चिम कर देगा, तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण में हुआ था। ये चीज़ें विशेष करके आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि छोटा छोटा सा ही परिवर्तन होता है, उसी से मिस्टेक हो जाती है और प्री रह जाता है। फिर है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, तो जाहिर सी बात है वो फल फूल कंदमूल के उसमें या फिर बेहतर पत्थरों की तलाश में वो घूमते रहते थे लोग। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यहाँ जोखिम भरी होती थी, फिर भी यात्रा उनके लिए कभी असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो देखिए आप किसके कारण जाते थे, तो कारण तो आपको 2-4 दे देगा। जैसे कि इस बार बीपीएससी में पूछा था कि जो एसटी समुदाय है, जो जनजाति है, वो अलग क्यों रहती है, उसकी पूरा वो दिया था कि उसके बारे में दिया था कि इनका जो ये है पिछड़े वर्ग से में आते हैं, ये लोगों से संपर्क करने में कतराते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती, वनों को ही ये संसाधन, वन ही एकमात्र इनकी जीविका का साधन होता है। इस तरीके से चीज़ें दी गई थी। तो स्टेटमेंट आपका बना करके कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 3-4 दे देगा कि आपदा के कारण या काम की तलाश के कारण, बेहतर पत्थरों की तलाश में, या नवाचार के लिए आदान वो करने के लिए, या संस्कृति के आदान प्रदान के लिए भ्रमण करते थे। तो वो चीज़ें आपको देखिए, यहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको समझना है कि हाँ ये भी कारण हो सकता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। शिक्षा के लिए, क्योंकि लोग पहले घूम घूम के शिक्षा देते थे। ठीक है, जोगी ऋषि मुनि, इस तरीके की जो चीज़ें पहले होती थी, लोग घूम घूम करके शिक्षा देते थे, प्रचार प्रसार करते थे। तो उसी संदर्भ में आपको ध्यान में रख करके चलना है कि हाँ पहले ये चीज़ें होती थी। तो स्टेटमेंट अगर दे दे तो उसको काटना नहीं है। ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ दिया हुआ है तो 2 चीज़ को ही आपको सही मान के चलना है, नहीं, आपको अलग से भी थोड़ा सा माइंड लगाना है। तो ये हो गया। तो क्यों ज़्यादा थे, इसमें ज़्यादा वो नहीं है, वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, नीचे कहीं लिखा मैंने। ठीक है, और अगर इसमें शायद नहीं लिखा हुआ है
नहीं भी लिखा है तो भी आप लगा सकते हैं किस लिए जाते थे। सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, देखिए कारण ये भी हो गया। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा देने के सलाह देने के लिए गांव से एक गांव जाते थे। ये हो गया आपका। कुछ लोग होते थे जो जिज्ञासु होते थे, नए स्थानों की खोज के लिए जाते थे, ठीक है। फिर यात्रा के लिए कोई जाता था। तो ये सारे कारण हैं, इसको ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, बस थोड़ा सा नज़र बनाए रखिएगा इस पर। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो वही चीज़ें हैं। कोई घूमने का शौकीन होता है, कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, कोई काम के सिलसिले में जाता है, किसी को गांव से निर्वासित कर दिया जाता है फिर वो चला जाता है। तो वो भी सारे कारण आज भी यही हैं। फिर संस्कृति के आवागमन उसके लिए, संस्कृति के परंपराओं को समृद्ध बनाने के लिए, एक दूसरे देश के साथ हमें संपर्क मजबूत करने के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। वही है आज के डेट में। आप बता सकते हैं कि आज भी ये चीज़ें प्रासंगिक है, कैसे हैं, तो आप बता सकते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब तो आप जानते ही हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें, तो यहाँ पर दिया अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, पढ़ना। तो ये देखिए वही सारी चीज़ें हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों के उस पर हम लगा सकते हैं अनुमान। पांडुलिपि वाला आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने पूरे नोट्सों में लिख दिया है ये कि किस पे ये लिखा जाता था। तो भुज नामक पेड़ की छाल पर इसे विशेषकर तैयार किया जाता था। और ये सारी जो चीज़ें हैं, पांडुलिपि संग्रहालय भी बना है, कहाँ पर, तो केरल में बना है। ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो ये भी मैंने सारे नोट्सों में ऐड कर दिए हैं। सीधा आप यहाँ आइए, ये देखिए मैंने पूरे जो भी हैं ये देखिए। एक तो ये गेहूं जौ वाला मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है नोट्सों में। उत्तर पश्चिमी सुलेमान किर्थर पहाड़ी के कुछ स्थानों से 8000 वर्ष पूर्व यहाँ गेहूं जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ हुआ। गेहूं का साक्ष्य कहाँ पर मिला था, मेहरगढ़ में मिला था। पशुपालन में यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, कौन कौन से पाले जाते थे। फिर इंडिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी ये मैंने बता दिया आपको। पांडुलिपि के बारे में मैंने लिख दिया कि ये हाथ से लिखी पुस्तक होती थी। ताड़पत्रों, भुज नामक पेड़ की छाल, ये मैंने पूरा यहाँ से लिख दिया। ये टोटल आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं लिखना है, टोटल मैंने यहाँ पर निकाल के लिख दिया है। क्यों करते थे, तो धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं का जीवन जानते थे। औषधियों तथा विज्ञान का इसमें ज्ञान होता था। कई प्रकार के विषयों की इसमें चर्चा होती थी। ये सारे संबंधित चीज़ें हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर देखिए अतिरिक्त में यदि हम देखें तो महाकाव्य, नाटक, कविताएं जो संस्कृत, प्राकृत, तमिल भाषा में लिखे। प्राकृत भाषा यूज आम लोग, यानी प्राकृत भाषा आम लोगों की भाषा थी। संस्कृत जो था वो पंडित वगैरह करते थे, विद्वान करते थे। ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है। फिर है आपका, ये मैंने यहाँ से लिख दिया पूरा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। अतीत एक या अनेक, यहाँ से क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया। यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इन तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूह, तो ये पढ़ने वाली चीज़ है, इसे आपको ध्यान में ज़्यादा नहीं रखना है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अतीत एक यानी कि बहुवचन के रूप में यूज हुआ था, ये यूज किया गया इसको अतीत को। तथ्यों की ओर ध्यान की अलग अलग समूह के लोगों हेतु अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण, पशुपालकों, कृषकों, राजा रानियों का जीवन अलग अलग था। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से अलग था। आम आदमी राजा रानी शासक को छोड़कर अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। यानी ये यहाँ पर पूरा अतीत में एक या अनेक कहना चाह रहा था। तो अतीत एक नहीं अनेक था, क्योंकि अनेक अनेक लोग यहाँ पर रहते थे। अनेक अनेक जाति समुदाय के लोग भी निवास करते थे। वही कहते हैं ना कि विविधता में एकता, तो विविधता थी यहाँ पर, उसी के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा कि यहाँ पर बहुत सारे समूह के लोग रहते थे, उनके अलग अलग अतीत थे, अलग अलग उनके मायने थे। यानी ये अलग अलग अपने व्यवहारों का, रीति रिवाजों का पालन करते थे। इनका अलग अलग खान पान होता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वही लिखा गया है। अब मैंने नीचे यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दिया है कि वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार के लोग आज भी, अधिकांश लोग अपना भोजन शिकार, कंदमूल, यानी आज भी खाना बदोश जीवन जीते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। इसके विपरीत शहर के लोग खाद्य आपूर्ति हेतु अन्य व्यक्तियों पर निर्भर, इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है।
यानी कुछ लोग तो खानाबदोश जीवन जीते हैं, और जो शहरी लोग हैं वो पूरी तरीके से दूसरों व्यक्तियों पर, अगर गांव के किसान खेती ना करें तो फिर शहर वाले को खाना मिलेगा ही नहीं। वही चीज़ें हैं यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, उस टाइम के जो शासक थे, राजा रानी थे, वो अपने कार्यों का लेखा जोखा रखते थे, लेकिन एक आम जनता था वो अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखता था। ठीक है, तो ये टोटल आपका हो गया। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। ये देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख दिया है। ये देखिए कि आज भी अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके वही खानाबदोश जीवन जीते थे। अब सीधा यहाँ पर आइए, तिथियों का मतलब ये रहा। तिथियों का मतलब पढ़ लीजिए। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में, तिथियों का मतलब यही है कि हम उस टाइम के लोगों के जीवन की स्थिति जान सकते हैं, उस टाइम पे शासन व्यवस्था कैसा रहा होगा, तो तिथि हमें यही बताते हैं। बाकी यहाँ से आपका कोई भी प्री का फैक्ट नहीं है और ना ही मेंस का फैक्ट है। बाकी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा इस चैप्टर पे आइए आप। यहाँ पर आरंभिक मानव की खोज ये रहा। तो इसमें भी आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसमें बस यही था कि जो आरंभिक मानव था वो आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, आखिर वो इधर उधर घूमते क्यों थे। तो मैंने यहाँ पर लिखा वही चीज़ इसमें दिया गया है कि भोजन इंतजाम करने तथा तलाश, क्योंकि आखेटक संग्राहक जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे। तो यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि भोजन के लिए, पानी की तलाश में, वही बेहतर पत्थरों की तलाश में, मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ, औजारों की तलाश में, इसलिए वो इधर उधर घूमते रहते थे। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ था नहीं आपका, मैंने यहाँ पर लिख दिया है पूरा। फिर यही है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो वही मैंने बताया आपकी, जो पुरातात्विद होते थे वो चीज़ों को ढूंढते थे और उसी के आधार पर ये देखिए सारे मिले हैं, ये औजार मिले हैं। तो इन औजारों का काम किसमें होता था, नुकीले हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इसके बारे में यहाँ पर देखिए। कुछ खाल उतारने के जो नुकीले हैं, हड्डियों लकड़ियों का मुट्ठा लगाकर भाले का प्रयोग करते थे, वस्त्र सिलने, झोपड़ी बनाने, तो ये सारे औजारों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये भी आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये मैपिंग है, इसे आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या मिला है। ये बुर्जहुम से क्या मिला है, मेहरगढ़ से क्या मिला है। सबसे पहले तो आप लोकेशन ध्यान रखेंगे, खास करके ये किसके लिए है, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल है वो ध्यान देंगे, क्योंकि बुर्जहुम भी आपसे कई बार पूछा है, मेहरगढ़ भी आपसे कई बार पूछा है। मैंने आपको जब मैपिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो मैंने यही बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चन को रिपीट करता है यूपीएससी। तो ये भी पूछा आपका, कोल्ढेवा भी पूछा है, भीमबेटका भी पूछा है, महागढ़ा भी पूछा है आपसे, इनाम गांव भी पूछा है, मैंने आपको ये भी बताया है। हुसगी पूछा है, कुन्नूर गुफाएं भी पूछा है, ब्रह्मगिरी भी पूछा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब एक तरीके से आपकी मैपिंग भी तैयार हो रही है। इसको क्या करना है, इन जगहों को आपको सर्च करना है और सर्च करने के बाद से इनकी विशेषता के बारे में आपको बस लिख देना है। आग की खोज कहाँ हुई थी, राख कहाँ पर मिला था, गेहूँ कहाँ पर मिला था, ये सारी चीज़ें आपको खुद से लिखनी है। और यदि आपको ये चीज़ें लिखनी है हिस्ट्री ऑप्शन वालों को, तो आप मैपिंग में जाइएगा। मैपिंग मैंने पूरा करवा रखा है, मैपिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से सबके बारे में लिखवा रखा है, बस आपको वो वीडियो देखनी है और नोट करना है बस। ठीक है, बाकी जो शब्दावलियाँ हैं यहाँ पर कि उद्योग स्थल किसे कहते हैं, ये देखिए मैंने एक ही चीज़ यहाँ पर ले रखा है। पुरा स्थल किसे कहते हैं, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष प्राप्त होते हैं उन्हें हम पुरा स्थल कहते हैं। उद्योग स्थल किसे कहते हैं, तो जहाँ गुणवत्तापूर्ण पत्थर मिलते हैं और इनके द्वारा औजार बनाया जाता है। कभी कभी लोग इन स्थलों पर ज़्यादा समय तक रह जाते हैं तो इसे आवासीय उद्योग स्थल कहते हैं। तो ये शब्दावली भी आप ध्यान रखेंगे कि पुरा स्थल और उद्योग स्थल किसे कहते हैं, ये भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर ये देखिए आवासीय पुरा स्थल, गुफाओं, कंदराओं जैसे जहाँ लोग रहा करते थे, यानी पहले लोग गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, इन्हीं को आवासीय पुरा स्थल कहते हैं। जैसे कि भीमबेटका 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में से शामिल किया गया था। उपयोग मतलब क्या करते थे इनका, गुफाओं कंदराओं का उपयोग क्यों करते थे, तो रहने के लिए, बारिश, धूप, ठंड, हवा, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए। भीमबेटका की गुफाओं के दीवारों पर चित्र मिले हैं और इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से शिकार का सजीव चित्रण किया गया है, यानी शिकार करते हुए इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। ये हो गया आपका।
पाषाण औजारों का निर्माण कैसे होता था, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कैसे होता था। एक तो पत्थर से पत्थर टकरा करके, ये देखिए यहाँ टकराता था तो ये टूटता था। दूसरा दबाव द्वारा, मतलब उसको रख करके दबाते थे नीचे वाले पत्थर को, तो साइड साइड से ये पत्थर जो है वो निकल जाता था। फिर जो बीच का बचता था बहुत ही मजबूत होता था, उससे बनता था। तो दबाव सल्क तकनीकी, हालांकि ये पूछेगा तो नहीं, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर लिख दिया है। आग की खोज, ये भी मैंने लिख दिया। आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। उदाहरण, कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। तो ध्यान रखेंगे राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो कुरनूल गुफा से मिले हैं। इसका उपयोग क्या होता है, तो प्रकाश हेतु, मांस भूनने हेतु उस टाइम पर लोग करते थे। खतरनाक जंगली जानवरों से दूर भगाने के लिए और ठंड से बचने के लिए। फिर ये हो गया आपका। फिर आगे आइए बदलती जलवायु। अब ये बदलती जलवायु से क्या क्या हुए थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि पशुपालन मध्य पाषाण काल में ही क्यों हुआ था। तो बदलती जलवायु 12,000 साल पहले घास के मैदान बनने लगे। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता गया, घास के मैदान बने। फिर हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, इनकी संख्या बढ़ी। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो साक्ष्य पाए गए थे पशुपालन के, इतने सारे जानवर यहाँ पर बढ़ गए थे। इनके साक्ष्य जो पाए गए थे पशुपालन के, वो पाया गया था आदमगढ़, बागोर। ये आप ध्यान रखेंगे, आदमगढ़ में और बागोर में पशुपालन के साक्ष्य पाए गए थे। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यदि मैं आपको दिखाऊं एक बार क्वेश्चन को, रुकिए मैं दिखाती हूँ क्वेश्चन। देखिए ये है आपका क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। प्रथम मानव जीवाश्म तो जाहिर सी बात है नर्मदा घाटी के तट पर जब ये रहे थे पहली बार, तो वहीं से मिलेगा। तो देखिए नर्मदा नदी के तट पर, ये क्वेश्चन है आपका 2020 में ही पूछा है बीपीएससी में। फिर मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, वो जौ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गेहूँ जौ था, तो ध्यान रखेंगे गेहूँ हटा दीजिए, पहले जौ लिखिए इसको कि जौ था। ठीक है, ये पूछा है आपसे, जौ था। फिर जो मैंने आपको बताया पशुपालन के साक्ष्य वाला, ये भी आपसे पूछा है। तो कह रहा है कि पशुपालन मध्य पाषाण काल में क्यों हुआ। तो देखिए पूछ रहा है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हुए स्थान है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आदमगढ़। और यदि बागोर भी दे तो आपका बागोर भी है, तो इसमें देखिए आदमगढ़। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं, बशर्ते आपको प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखना है और उसी के आधार पे आपको चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, तो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया। अब नाम एवं तिथियाँ, ये भी मैंने थोड़ा सा लिख दिया है कि आरंभिक काल को पुरातत्वविदों ने पूरा पाषाण काल कहा। पूरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर था। यह नाम पूरा पाषाण काल के पूरा स्थलों से प्राप्त औजारों के महत्व को दर्शाता है। ये सब छोड़ दीजिएगा। और ये पूरा पाषाण काल है 3 भागों में, मैंने आपको बता दिया। वो भी मेसोलिथिक मध्य पाषाण युग को कहते हैं। ये इसमें पर्यावरणीय बदलाव हुए थे। तो आपसे पूछ सकता है कि पर्यावरणीय बदलाव यानी जलवायु परिवर्तन कब हुआ था, तो मध्य पाषाण युग में ही हुआ था। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि पशुपालन मध्य पाषाण काल में ही क्यों, तो जलवायु परिवर्तन हुआ था बदलती जलवायु के कारण। तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान देनी है कि यहाँ पर लिखा क्या है, एक एक शब्दों पे आपको ध्यान देना है। और इस नोट्स के अलावा आपको फिर एनसीईआरटी पर आने की ज़रूरत नहीं है। ये नोट्स भी आप पढ़ लेंगे प्रॉपर, ये पूरा नोट्स है आपका, इसमें कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। आपको एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इस काल के औजार छोटे होते थे, नुकीले होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा है कि किस काल में औजार नुकीले और पैने बनाए जाने लग गए, तो वो मध्य पाषाण काल में ही, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो बना था पूरा पाषाण काल में, तो पाषाण काल में औजार इतने नुकीले नहीं होते थे, ना ही छोटे होते थे। ठीक है, लेकिन मध्य पाषाण काल तक जाते जाते नवाचार हुआ। तो वही है ना, प्रौद्योगिकी तकनीकी को कैसे दर्शाता है। तो आप पाषाण काल से पाषाण काल से मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल से लेकर के वर्तमान तक की चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंस में लिख सकते हैं तकनीकी को। पूरा पाषाण काल युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। उदाहरण महाराष्ट्र के पटने से इसके अंडे का साक्ष्य इस पर चित्रांकन मन के भी, यानी पटने है ये, पटने। तो यहाँ पर बताया गया कि पूरा पाषाण काल युग में ही, या कह सकते हैं पूरा पाषाण युग में ही शुतुरमुर्ग होते थे। तो आप ये भी पूछ सकता है कि किस काल में शुतुरमुर्ग होते थे, वो होते थे पूरा पाषाण काल में। इसका आप एग्जाम्पल भी बता सकते हैं कि महाराष्ट्र के पटने से एक शुतुरमुर्ग का अंडा मिला है जिस पे चित्रांकन किया गया है। और इसके जो खोखले होते थे ना, उससे मनके भी बना था। मनके एक तरीके से आभूषण होते थे, पहने जाते थे, वो चीज़ें हैं।
तो वो यहाँ पर आपको बताया गया है। फिर मैंने वो जो मैपिंग था ऊपर यहाँ पर बता दिया है, और इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि इस सिंबल का मतलब है कि आरंभिक गांव, इसका मतलब कि आधुनिक नगर, जो स्टार है वो आधुनिक नगर है, जो ये वर्गाकार है वो नवपाषाण कालिक पुरास्थल है, और जो त्रिभुजाकार है वो है आपका पुरापाषाणिक, और जो वृत्ताकार है वो है महापाषाणिक पुरास्थल। तो ये जो मैपिंग वाले हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए। फिर है आपका, ये तो मैंने लिख दिया शुतुरमुर्ग वाला, हुस्गी वाला भी मैंने लिख ही दिया है ऊपर। आप सीधे यहाँ आ जाइए तीसरे चैप्टर पे, संग्रह से उत्पादक तक आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें अलग से ऐड करी है। ये देखिए भीमबेटका कहाँ है, तो एमपी के रायसेन जिले में है, ये भी आपसे पूछा है इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। अगर मैं दिखाऊं भीमबेटका वाला आपको क्वेश्चन, ये है आपका भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ये पूछा है आपका एमपीपीसीएस में। एमपीपीसीएस वाले भी ध्यान देंगे, और ज़रूरी नहीं है कि जो एमपीपीसीएस में पूछा है वो आपका अदर स्टेट में ना पूछे। अदर स्टेट का जो पीसीएस होता है, इस बार आप देखेंगे कि जो बिहार पीसीएस हुआ है इस बार का, उसमें एक तो उत्तराखंड का दिया है और एक एमपी का दिया है। 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल अलग स्टेट से दे दिया गया था। तो आपको हर एक स्टेट को लेकर के चलनी है। अब कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए एमपी के रायसेन जिले में है। यदि आपको अब्दुल्लागंज नहीं याद था, केवल रायसेन ही पता था, तो भी इस क्वेश्चन को आप आराम से करके आ जाएंगे। यह पूरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल दोनों ही संस्कृति से संबंधित है। पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, चित्रित गुफाएं एवं जलाशय, यानी जो मैंने मैपिंग लिखा है ना यहाँ पर मैप, ये मैप मैंने इसके बारे में नीचे लिख दिया है पूरा। ये देखिए सबके बारे में मैंने 4 से 5 पर ये पूरी मैपिंग आपकी तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने सबके बारे में यहाँ लिख दिया, सबके बारे में कुछ नहीं छोड़ा मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने लिख दिया है। ये बुरजहोम कहाँ है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। नवपाषाणकालीन स्थल है, खोज कब हुआ था, कृषि कार्य, पालतू पशु के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ये भी आपसे पूछा है। गर्तावास मिला है आयताकार, मालिक के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी पीसीएस में। यहाँ पर देखिए गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो बुरजहोम में, इसका आंसर है बुरजहोम, ये मैंने बता दिया आपको। फिर यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, तो वो भी बुरजहोम से ही मिला है। ये देखिए मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य, ये आपका मिला है बुरजहोम से। और एक देखिए 21 में ही पूछा है एक क्वेश्चन, यूपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन प्री में। ये देखिए बुरजहोम दिया है, मिलान का दिया है, कह रहा कि कौन सा युग में सही सुमेलित है, उसको हमें देखना है। तो बुरजहोम से भी मैंने आपको बताया कि ये जो बुरजहोम है यहाँ पर शैलकृत मंदिर, देव मंदिर का तो साक्ष्य कहीं मिला ही नहीं है। मालिक के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, गर्तावास का साक्ष्य मिला है, ये सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन यहाँ पर देव मंदिर कहीं नहीं उल्लेख हुआ है। तो ये देखिए एक आपका तो गलत हो ही गया, एक हो गया आपका गलत। चंद्रकेतुगढ़ ये है आपका पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर टेराकोटा कला होता ही नहीं है, ये आपका गलत हो गया। दूसरा भी आपका यहाँ पर सॉरी ये कला है, ठीक है, होता है ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। तो ये चंद्रकेतुगढ़ जो है ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, और टेराकोटा के लिए ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप देखिए एक यहाँ पर आप काटते हैं ना यहाँ पर, तो 2 ऑप्शन आपका हट गया। और गणेश्वर ये ताम्र कलाकृतियाँ यहाँ पर हुई, तांबा यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ से तांबा को आयात करते थे, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका सही है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3, तो कुछ भी आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक तो आपका बिल्कुल ही गलत है, एक को आपने काटा, 2 3 आपका सही, 3 तो आप पता ही आपको सही है। और यहाँ चंद्रकेतुगढ़ जो है टेराकोटा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये कला की बात कर रहा है। ठीक है, और ये है आपका पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर जो आपको शब्द, एक एक शब्द जो लिखे गए ना वो आपको ध्यान में रखना है, एक एक शब्द। ये देखिए कोल्डिहवा कहाँ है, बेलन नदी के किनारे है। कोल्डिहवा है आपका इलाहाबाद में। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलेगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। क्या पता अगली बार आपसे पूछ ले कि तांबे के चाकू का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो ये भी आपका मिला था कोल्डिहवा से। मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था, तो ये मैंने लिख दिया आपको। तो यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं ना आपको इग्नोर नहीं करना है, इसी को मिनी टाइम रिविज़न करना है जितना आप कर सके, जब तक कि चीज़ें आपको याद ना हो जाए। हल्लूर
ये कहाँ है? कर्नाटक और कृष्णा नदी के किनारे है। नवपाषाणकालिक तथा ताम्रपाषाणकालिक स्थल, ये मैंने मैपिंग के बारे में लिखा है, लेकिन इसमें बहुत सारे आपके पीसीएस के क्वेश्चन हैं। यदि आप पीसीएस के क्वेश्चनों का भी एक तरीके से कह सकते हैं देखा होगा, अच्छे से सॉल्व किया होगा, तो वहीं से कई सारे आपके स्टेटमेंट बन जाएंगे और वहाँ पर जाकर के आप उसके बारे में, अगर आपने स्थल को पहचान लिया है तो 3-4 लाइन तो आप आराम से लिख करके चले आएंगे और 2.5 नंबर आपका पक्का है। और ये इसमें जो स्थल वाले होते हैं ना, हिस्ट्री मैपिंग वालों के लिए, ये अगर अच्छे से आपने कर लिया तो बहुत बढ़िया आपका रैंक आ सकता है, क्योंकि इसमें नंबर ज़्यादा कटने का संभावना होता नहीं है। तो ये हो गया आपका। फिर चिरांद के बारे में मैंने बता ही दिया, बिहार के छपरा में है ये, घाघरा नदी के किनारे है। वृत्ताकार झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। जले चावल, गेहूँ, जौ, मिट्टी, बर्तन पर धान की भूसी के छाप मिले हैं यहाँ पर। ठीक है। फिर है आपका नवपाषाणकाल स्थल है, दार्जिलिंग हेडिंग, असम में है ये। साक्ष्य क्या मिला है? तो रस्सी के चिन्ह से निर्मित मृद भांड मिले हैं यहाँ पर। वस्तुओं की समानता चीन के साथ, यहाँ पर जो वस्तुएं चीन में हैं वही वस्तुएं यहाँ पर भी देखने को मिले, इसका मतलब कि व्यापारिक संबंध थे। पयमपल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में है, वेल्लोर जिले में। प्रथम फसल रागी का साक्ष्य यहाँ पर मिला है। कृषि कार्य गौण रहने के संकेत, कुदाल का साक्ष्य मिला है। महापाषाण युगीन कब्रों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, इसे आप पढ़ लीजिएगा। सीधा हम आते हैं यहाँ पर चैप्टर 3 पे। ये चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, इसमें एनसीईआरटी में, ये मैंने अलग से किया है ये मैपिंग वालों के लिए। लेकिन इसमें जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है वो भी ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट यहाँ से आपके बन सकते हैं। अब चैप्टर 3 है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो बुर्जहोम यहाँ पर मैंने लिख दिया कहाँ है, क्या क्या मिला है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मेहरगढ़ के बारे में वही चीज़ें यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये सारे पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हैं। पत्थर के औजार भी लेकिन पुरापाषाणकालीन औजारों से भिन्न थे, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया। यानी जो मेहरगढ़ वगैरह से मिले थे वो नवपाषाणकालीन स्थल हैं, तो वहाँ से जो औजार मिले थे उन्हें भी नवपाषाणकालीन में ही रखा गया है। धार को पैना करने के लिए वे उस पर पालिश चढ़ाते थे। बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले प्रारंभ हुई थी। मेहरगढ़ बस्ती का आरंभ 8,000 साल पूर्व हुआ था। नवपाषाणकालीन अन्य साक्ष्य की यदि हम बात करें तो ओखली मूसल का यूज होता था यहाँ पर। कपड़े बुनने, कपास उगाने का काम होता था। चौकोर आयताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। सबसे पहले जौ गेहूँ उगाया गया। सुअर, हिरण, हड्डियों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। तो ये आप पढ़ लेंगे, इसमें कुछ भी समझने वाली चीज़ नहीं है, बस रटने वाली चीज़ है। ये हो गया आपका। सीधा ये 4 पे आरंभिक नगर में जो आपका 7वां चैप्टर है ना, 7, 8, ये बुद्ध वाला, महाजनपद काल वाला, इसमें आपका मेंस के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। कैसे उसको एस्से में यूज करना है उसका भी मैं प्रॉपर एक नोट्स तैयार कर रही हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एस्से में यूज करना है, कैसे आपको मेंस में यूज करना है। वो सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट होंगी और वहीं से कई सारे क्वेश्चन भी आए, मैंने क्वेश्चन को भी लिखा है, तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख ली है, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लग रहा होगा कि कुछ छूटा है तो एक बार आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ छोड़ा नहीं है यहाँ पे। फिर इसमें आइए आप आरंभिक नगर में। हड़प्पा पुरास्थल की खोज। रेलवे लाइन बिछाने के दौरान 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। मैपिंग वाले ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है मैपिंग ऑप्शनल। तो ये क्वेश्चन आपसे पीसीएस में पूछा गया है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, और पूरा बाकायदा 3 स्टेटमेंट वहाँ पर बनाया गया है। फिर है आपका यहाँ पर विशेषताएं। ये देखिए इस नगर की विशेषता क्या थी, इसमें दिया हुआ है पूरा, मैंने यहाँ पर लिखा है। नगर 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित थे, यहाँ पर कर देगा 2 या 3 हिस्से में, ऐसे कर देगा। ठीक है, ये ध्यान देंगे कि प्रायः जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बसा था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले हिस्से में बसा था। तो ध्यान देंगे, पश्चिमी भाग छोटा था और पूर्वी भाग बड़ा था। पश्चिमी भाग जो था वो ऊंचाई पर बसा था और पूर्वी भाग जो था वो नीचे बसा था। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपका चेंज कर देगा, ऊंचा का नीचे कर देगा, नीचे का ऊंचा कर देगा, बड़ा का छोटा कर देगा, छोटे का बड़ा कर देगा। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ऊंचाई वाला भाग दुर्ग, निचला हिस्सा निचला नगर कहलाता, यानी ऊंचाई वाले भाग को दुर्ग कहा जाता था और जो निचला हिस्सा था उसे निचला नगर कहते थे। दोनों हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनाई आज भी दीवारें खड़ी हैं। ठीक है, यानी तकनीकी उच्च स्तर की थी।
कई नगरों में ढका नाला घरों की नालियों की सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था। वैज्ञानिक जल निकासी तक व्यवस्था थी वहाँ पर। सड़कें ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, जैसे कि राजस्थान की सड़कें, जयपुर की। अधिकांश घरों में एक स्नानागार और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो ये इसका निचोड़ है एनसीईआरटी का। यहाँ से नगरों की विशेषताएं जो है ना, ये यहाँ से पूरी। ये कहाँ कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं वो मैंने लिखा है। भंडार गृह कहाँ से मिला है, एक बार मैं इसको ऐसे कर दूँ। भंडार गृह कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। ठीक है। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से भंडार गृह भी मिला है। पीडीएस वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता आप बता सकते हैं। बृहद स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। ये देखिए, निर्माण ईंट व प्लास्टर से हुआ है। इसका विशेषता क्या है, ऊपर चारकोल की परत, दोनों तरफ सीढ़ियाँ, चारों तरफ कमरे। विशेष अवसरों पर स्नान के लिए, ऐसा लगता है कि ये विशेष अवसरों पर स्नान के लिए यूज होता था। फिर यहाँ से भंडार गृह के भी साक्ष्य मिले हैं। और ये मैंने सिंधु नदी के नदियों का क्रम लिखा है। पहले झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, फिर सतलज है। तो इतनी सारी चीज़ों में, इतनी सी जगह में बहुत सारी चीज़ें हैं आपके प्री के हिसाब से, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। फिर है नगरी जीवन। तो नगरी जीवन कैसा था, यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया पूरा सड़कें नाले। नगरी जीवन, इसके बारे में मैंने बताया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की भी मुहरें बनाते थे। पत्थर कैसा होता था, ये आयताकार, वर्गाकार, जानवरों, पेड़ पौधे। ये क्वेश्चन आपका है यूपीएससी का। उसमें दिया हुआ है कि जो मुहरें होती थी वो केवल वर्गाकार होती थी। वहाँ पर दिया है केवल वर्गाकार होता था, वर्गाकार होता था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आयताकार भी होता था। और इसी स्टेटमेंट को गलत करके आपका आंसर था, वो मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगी। ठीक है। उसी को यहाँ पर वो क्रॉप करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जा रहा है। अब जो आगे जो आपका आएगा नोट्स, उसमें क्रॉप करके पहले से ही क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। फिर सोना, तांबा, कांसा, चांदी जैसे धातुओं के औजार, बर्तन, आभूषण बनते थे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर मैंने लोहा नहीं लिखा है, क्योंकि लोहा के प्रयोग का साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। लोहा था ही नहीं, ऐसा माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका, एक तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है आपका, और ये भी आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है। लाल मिट्टी के बर्तन पर काले रंग से डिज़ाइन बनाए जाते थे, काला लाल मृद भांड इसको बोलते थे। तांबे का आयात जो है वो राजस्थान और ओमान से। तो मैंने अभी बताया आपको, गणेशौर जो था यहाँ से ऊपर ही देखा हमने। कांसा, ये किससे मिलकर बनता है, तो तांबा और टीन से। ये साइंस का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। आयात कहाँ से करवाते थे, ईरान और अफगानिस्तान से। बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से होता था, तो वो गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से। ध्यान रखेंगे, इसमें स्टेटमेंट के तौर पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम कपास मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम कपास की खेती मेहरगढ़ में की गई थी, और मोहनजोदड़ो से तकलियाँ भी मिली हैं जिससे सूत कताई होती थी। ये हो गया आपका, इसी को रटना है, इसका ये पूरा है। नगर और शिल्प मैंने बता ही दिया आपको। भोजन कैसा होता था, तो देखिए, नगरों के अलावा गांव में भी ये रहते थे, अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। ये इनके भोजन के स्रोत थे, जिनमें अनाज में था आपका गेहूँ, जौ, दाल, मटर, तिल और सरसों। ध्यान देंगे, ये है आपका पीसीएस का क्वेश्चन। ये शायद बीपीएससी का क्वेश्चन है। इसमें बीच में कर दिया था गन्ना, जबकि गन्ने का कहीं साक्ष्य ही नहीं है, गन्ना कर दिया था इसमें। ठीक है, तो ये आपका गन्ना नहीं था। ध्यान देंगे क्या क्या था, गेहूँ था, जौ था, दाल था, मटर था, तिल था, सरसों था। जमीन की जुताई हेतु हल का प्रयोग करते थे। मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि बनावली से हल के साक्ष्य मिले थे, और बनावली आपको पता ही है कि एक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। फिर मैंने यहाँ धौलावीरा के बारे में लिखा है। धौलावीरा है कहाँ पर, तो ये है आपका गुजरात के कच्छ में। खादिर वेद के किनारे बसा था ये। जमीन उपजाऊ। नगर 3 भागों में। ये है आपका यूपीएससी का क्वेश्चन, यूपीएससी का क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है नगर जो है वो 2 भागों में, और यही स्टेटमेंट आपका गलत था। 2 भागों में दिया था, नगर 3 भागों में विभाजित है, हड़प्पा 2 भागों में है। मैंने इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया कि हड़प्पा 2 में है, लेकिन धौलावीरा 3 भागों में है। समरूपता नहीं है इनमें, देख सकते हैं आप, भिन्नता देखने को मिल रही है। पत्थर का दुर्ग चारों तरफ प्रवेश द्वार था, यानी पत्थर के दुर्ग थे। पत्थर के दुर्ग चारों तरफ से प्रवेश द्वार थे। एक बड़ा खुला मैदान था, स्टेडियम। तो स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से, ये भी पीसीएस का क्वेश्चन है। स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, वो मिला था आपका धौलावीरा से।
सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए थे, यानी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो स्टेडियम था यहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। लोथल से क्या मिला है? तो पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक इम्पॉर्टेंट केंद्र, इसको माना जाता है लोथल को। भंडारगृह मिले हैं, मोहरें मिली हैं, कुआं मिला है और कारखाने भी मिले हैं यहाँ से। कहाँ से? लोथल से। ठीक है। गुजरात खंभात की खाड़ी में साबरमती की उपनदी के किनारे बसा हुआ है एक बंदरगाह नगर था। तो एक बंदरगाह नगर, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है। निम्नलिखित में से एक बंदरगाह नगर था, कौन था? लोथल था। सभ्यता का पतन कैसे हुआ था? तो नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, जलवायु परिवर्तन के कारण, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। जब ये घास मैदान समाप्त हो गए तो पशु जीवित कैसे रहेंगे? जब पशु जीवित नहीं रहेंगे तो उन्हें खाने वो किस पर निर्भर रहेंगे? कृषि भी नहीं होगा, क्योंकि पशु भी बहुत सारे पशु यूज होते थे कृषि में, जैसे बैल वगैरह का वो करते थे, हल वगैरह से जोतते थे। बाढ़ आने से, विवाह या कुछ ही इलाकों में शासकों का नियंत्रण समाप्त। सॉरी, ये विवाह नहीं हो सकता है, मुझसे गलत हो गया, ये विवाद हो सकता है, विवाद। तो इतना इसके साक्ष्य तो नहीं मिलते, लेकिन ऐसा अनुमान लगाता है कि हो सकता है कि विवाद भी रही हो। तो इसे ना लिखें तो ही बेहतर है, इसे छोड़ दीजिएगा। मैंने मेंस का जो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है हिस्ट्री ऑप्शनल का, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो क्वेश्चन है, पतन कैसे हुआ था, उद्भव कैसे हुआ था, इससे संबंधित मैंने यहीं यूट्यूब चैनल पर उसको शेयर कर रखा है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो इतिहासकार हैं, इतिहासकारों के नाम कोट करने पड़ते हैं जब आप मेंस का वो देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। तो वहाँ से जा कर के आप प्रॉपरली यहाँ पर उनके नाम ऐड कर सकते हैं कि बाढ़ का किसने बोला था, शासकों के नियंत्रण समाप्त हो गए ये किसने बोला था, नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया ये किसने बोला था, जलवायु परिवर्तन, सारे GH मैके हैं, बहुत सारे वहाँ पर हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ मिल जाएंगी, उसको भी आप एक बार देखेंगे और देख करके आप यहाँ पर एक तैयार कर सकते हैं कि किसने क्या क्या कहा था। तो इस तरीके से हमारा ये चौथा जो चैप्टर था ये भी ख़त्म हो गया। आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, मैंने एक चीज़ लिख डाला है इसमें। फिर आइए आप सीधा 5वें पे, क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आया था कि पुरातत्व विज्ञान आर्यों को नहीं जानता है, केवल साहित्य ही आर्यों को जानता है, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा करवा दूंगी, करवा करके इसको मैं सेंड कर दूंगी। यहाँ पर देखिए प्राचीन इतिहास को जानने के इम्पॉर्टेंट स्रोत, अब यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है कि स्रोत कौन कौन से थे। पुरातात्विक स्रोत में आपका क्या क्या आता है, अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, मूर्तियाँ आती हैं, स्मारक आते हैं और भवन चित्रकला आते हैं। मैंने पुरातात्विक वाले क्वेश्चन से भी यूट्यूब पे मैंने सॉल्व करके एक डाला है, वहाँ से भी आप देख करके इस क्वेश्चन को आराम से लिख करके आप सेंड कर सकते हैं, चेक हो जाएगा। साहित्यिक स्रोत, ये देखिए धार्मिक साहित्य, एक तो होता है धार्मिक और एक होता है लौकिक साहित्य। धार्मिक यदि हम बात करें तो आपका है ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, और यदि हम लौकिक की बात करें तो वह है आपका अर्थशास्त्र। विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी क्या क्या कहा गया है, विदेशी यात्रियों ने क्या क्या कहा है, तो यूनानी है, उसमें चीनी है, अरबी है और तिब्बती हैं। ब्राह्मण साहित्य में देखिए ये सारी चीज़ें आती हैं। ब्रह्मोत्तर साहित्य में क्या क्या आता है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने आपको बताया है कि स्रोत कौन कौन से होते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। आपका जो ये जो चीज़ें हैं, ये जो सब दी गई हैं वो यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखिए कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पर देखिए जो ऋग्वेद है, एकमात्र पूर्व वैदिक काल को जानने का स्रोत यही है, ओनली ऋग्वेद ही है। ये जो है तीनों द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश, वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद ही है। यानी ये जो चारों वेद हैं, इन चारों वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला जा सकता है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद ही है, जो निम्नलिखित तरीके से आर्यों की स्थिति को दर्शाते हैं। ये आपकी पूरी की पूरी इंट्रो हो जाएगी।
इंट्रो, भूमिका, इसे आप लिख सकते हैं। और जो करके आप बता सकते हैं कि अथर्ववेद में क्या है, ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, और निष्कर्ष हो करके आप आर्यों के पतन के कारण को बता करके आप समाप्त कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है। मैं आपको लिख के वैसे सेंड कर दूंगी। यही इतना इसका बनेगा, 3 पार्ट बनेंगे। एक देखिए यहाँ पर, ये देखिए यही क्वेश्चन है। पुरातात्विक साक्ष्य भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल साहित्य ही इनके जो स्थिति है उनको दर्शाते हैं, ऐसा नहीं है। आलोचना में आप ये भी दिखा सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं जो इनके स्थिति को दर्शाते हैं, वो करके आप यहाँ पर अपना समाप्त कर सकते हैं। जैसे इंट्रो में ये हो गया आपका मेन बॉडी की अगर मैं बात करूँ, मेन बॉडी, तो इसमें एक तो आप साहित्यिक साक्ष्य को बताएंगे और दूसरा आप बताएंगे पुरातात्विक को, और यहाँ पर निष्कर्ष में आप पतन को बता करके पतन कैसे हुआ 1-2 यहाँ पर डाल करके आप समाप्त कर सकते हैं। ऋग्वेद में क्या क्या है आपका अर्थ होता है ऋग्वेद का ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, तो इसमें वही चीज़ दिया है। प्राचीन ग्रंथ है, रचना कब हुआ था, तो 3500 BC। विभाजन कितने में ऋग्वेदिक जो ऋग्वेद है कितने में विभाजित है, 10 इसमें मंडल है, 1028 सूक्त हैं, और ये ऋचाएँ आप देख सकते हैं। ये पूछा है PCS में कितने सूक्त हैं, ये PCS का क्वेश्चन है, BPSC का है, ठीक है। इंद्र को सर्वाधिक जो सूक्त हैं वो प्राप्त हैं, और अग्नि को 200। ये क्वेश्चन है उत्तराखंड का 2021 का, ये क्वेश्चन है। 21 में तक 22 में हुआ था एग्जाम इसका, 22 में हुआ था शायद, 22 का इस बार जो एग्जाम हुआ उत्तराखंड का ना 22 वाला, उसी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये कि सर्वाधिक जो सूक्त हैं वो किस देवता को समर्पित हैं। इंद्र है वो 250 है, और अग्नि को 200 है, सेकेंड पर अग्नि। पढ़ने वाले ऋषि मुनि को, यानी जो ऋग्वेद पढ़ते थे, ऋग्वेद का जो पाठन करते थे, उस ऋषि मुनि को कहते थे होत्री। सूक्तों को प्रार्थनाएं भी कहते हैं जो अच्छी तरह से बोली जाएं। 3 देवता इंपॉर्टेंट है इसमें ऋग्वेद में, अग्नि है, इंद्र है और सोम है। इसकी रचना जो है वो संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में की गई है। तो जाहिर सी बात है कि पंडित पढ़ते थे, तो वहाँ उस टाइम पर जो पंडित थे अपनी वर्चस्वता के लिए बहुत कुछ करते थे, और संस्कृत भाषा पे अपना वर्चस्व बनाए रखते थे, और संस्कृत का जो मंत्रोच्चारण होता था वो वही करते थे, खुद ही करते थे। संस्कृत और अन्य भाषाएं, संस्कृत भाषा भारोपीय भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ये PCS में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। अन्य भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा क्योंकि भाषा मिलता जुलता, उदाहरण मात्र संस्कृत, माँ हिंदी, मदर इंग्लिश। ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे आप कि जो संस्कृत भाषा है वो भारतीय प्लस यूरोपीय भाषा परिवार यानी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, ठीक है। और ये भाषा कहाँ कहाँ और बोली जाती हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। पूर्वोत्तर में कौन सी भाषा है, तो तिब्बत वर्मा की भाषा है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार का भाषा झारखंड और मध्य भारत का, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार का भाषा है कौन, तो झारखंड और मध्य भारत का। तो थोड़ा सा ये भाषा जो है ना, ये किस किस परिवार से संबंधित है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि द्रविड़ से कौन है, ऑस्ट्रो एशियाटिक से कौन है, और तिब्बत वर्मा से कौन सा है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में, उदाहरण यानी ऋग्वेद के जो कुछ सूक्त हैं उनकी रचना वार्तालाप के रूप में भी की गई है। उदाहरण विश्वामित्र नामक ऋषि व देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों के बीच संवाद का उल्लेख उसमें किया गया है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में गंगा यमुना का उल्लेख केवल एक बार है, तो ये क्वेश्चन आपका दे सकता है। ये ऋग्वेद में सर्वाधिक जो नदियों का उल्लेख है वो है सिंधु, तो ध्यान देंगे यहाँ पर गंगा और यमुना जो है उसका उल्लेख केवल एक ही बार हुआ है, गंगा और यमुना का। सरस्वती भी है, उसमें उल्लेख सरस्वती का भी हुआ है, तो चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। मवेशी घोड़े रथ, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। लिंग भेद को दर्शाता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप मेंस में दिखा सकते हैं कि जो लिखते हैं ना पॉइंट कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी वैदिक काल में, उसमें उत्तर वैदिक काल में, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख मिला गया है कि पुत्रों की प्राप्ति हेतु प्रार्थनाएं की जाती थी। तो यहाँ पर लिंग भेद को दिखा सकते हैं और पितृसत्तात्मक समाज को बता सकते हैं। किसका मतलब कि यहाँ पर जब
पुत्रों की कामना के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज जो है वो अस्तित्व में ज़्यादा था, वर्चस्वता ज़्यादा थी। महिलाओं की यहाँ पर स्थिति जो थी वो दयनीय थी। लड़ाइयाँ, मवेशी केंद्र, बाकी जमीन, चारागाह, पानी, स्रोतों हेतु भी घोड़े का युद्ध का रथ खींचने में, यानी लड़ाइयाँ किसके लिए होती थी? तो मवेशियों के लिए, जमीन के लिए, चारागाह के लिए, पानी के लिए, ठीक है, इन्हीं लिए लड़ाइयाँ होती थी। जीता धन युद्ध में से कुछ हिस्सा सरदार, कुछ पुरोहित, शेष आम लोगों में, यानी जो लोग ये धन जीतते थे उनमें से कुछ हिस्सा तो सरदार का होता था, कुछ पुरोहित का होता था, और बाकी जो बचता था बेचारे आम जनता को मिलता था। कुछ तो यज्ञ की आग में भी आहुति दे दी जाती थी, आहुति देवी देवताओं को दी जाती, इसमें भी अनाज और कभी कभी जानवर भी शामिल थे। तो यही सारी जो कुरीतियाँ थीं वो आगे जाकर के बौद्ध और जैन धर्म जब आए तो उन्होंने इसका विरोध किया। तो ये यहाँ से भी आप अपनी भूमिका को यहाँ पर, जैसे वहाँ पूछ लेना कि बौद्ध और जैन धर्म का उदय क्यों हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में इन चीज़ों को देखते हुए आप बता सकते हैं कि उन्होंने विरोध किया और इसी के प्रतिक्रिया में या परिणाम स्वरूप जैन धर्म, बौद्ध धर्म अपने अस्तित्व में आए थे। युद्ध में अधिकांश पुरुष भाग लेते थे, कोई स्थायी सेना नहीं होता था इस टाइम पे। आपको स्टेटमेंट में दे देगा कि स्थायी सेना होता था, तो ध्यान रखेंगे स्थायी सेना नहीं होता था। सभा में सब मिलते और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते। वहाँ के ये लोग ऐसे सरदार चुनते जो बहादुर कुशल योद्धा होता था, वंशानुगत नहीं था। यहाँ पर देख सकते हैं जो सभा का अध्यक्ष होता था वो वंशानुगत नहीं होता था, या सभा के तरीके से कह सकते थे जो राजा होता था वो वंशानुगत नहीं होता था। सरदार लोग थे वो बहादुर और कुशल योद्धा को ही चुनते थे कि भाई आप आइए और सभा का अध्यक्षता कीजिए। शब्दावली मैंने यहाँ पर लिखा है जनविष, जन और विष का मतलब होता है जनता, पूरे समुदाय में तो ये यूज होता था। शब्द ऋग्वेद में यूज हुआ ये जनविष का। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी जन, फिर विष था, फिर कुल था। कुल सबसे छोटी थी। जनपद शब्द का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे, कर देगा कि जनपद का जो प्रयोग था वो वैदिक काल में हुआ था। तो ध्यान रखें वैदिक काल के दो पार्ट थे, एक तो था ऋग्वैदिक काल, कर देगा। वैदिक काल के दो पार्ट थे, एक था आपका ऋग्वैदिक और एक दूसरा था उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक में तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि जनपद जो शब्द का यूज हुआ था पहली बार वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अर्थ जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की, आर्य जिन लोगों ने, आर्य कौन थे? तो जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की खुद को आर्य कहते थे, अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे, यज्ञ दूसरी भाषा बोलते थे, दस्यु कहते थे, और यज्ञ करने की इनको अनुमति नहीं थी। यानी कौन? तो जो विरोधी इनके होते थे जिनको दस्यु कहते थे, ये बेचारे इनको यज्ञ नहीं करने देते थे और दूसरी भाषा भी ये बोलते थे, यानी आर्यों की भाषा भी नहीं बोल सकते थे ये। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना, उसी समय दूसरी जगहों पर महापाषाणों का विकास हो रहा था, यानी खामोश प्रहरी, यानी जो नहीं कोई मर गया उसको जहाँ पर दफनाते थे वहाँ जो धनी होते थे, कब्र की स्थितियाँ जब हम पढ़ेंगे क्या उसमें आगे हम आएंगे मेन से जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें यूज होंगी उसमें, कि कुछ कब्र तो ऐसे होते थे जो कब्र होता था उनके आगे पीछे बहुत अच्छे तरीके से गोल गोल बना करके सजाया जाता था कब्रों को। तो ये कहीं ना कहीं अमीर वर्ग को दर्शाता था, और जो गरीब होते थे उनके जहाँ पर डेड बॉडी दफन होती थी वहाँ पर केवल एक पत्थर रखते थे पहचान के लिए कि हमारे ये पूर्वजों की कब्रें हैं। तो ये गरीब वर्ग को दर्शाता था, तो ये भी हम बता सकते हैं। तो जिस टाइम पे यहाँ पर ऋग्वेद की रचना हो रही थी ना, उसी टाइम पे दूसरी ओर महापाषाणों का विकास हो रहा था, यानी इस टाइप के ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर इस टाइप के। नोट, वैदिक काल चित्रदूषण मृभान इनाम गांव में कृषकों का विकास कब हुआ था? ये सब छोड़ दीजिए, सब तो काम की नहीं है, बस मैंने लिख दिया है इसको। यहाँ ये महापाषाण काल को शिलाखंड भी कहते हैं। महापाषाण काल कब्र बनाने की एक प्रथा थी। 3000 साल पूर्व यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व कश्मीर में प्रचलित थी। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कब्रों में कुछ समानताएं तो कुछ असमानताएं, जैसे कि अपने मीन्स के हिसाब से मैंने लिखा है। सामान्यतः मृतकों की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जानते हैं। इनके साथ ही लोहे का औजार, चाकू, पत्थर, सोना, घोड़े का कंकाल, ये सब यूज, घड़े, सॉरी यहाँ पर घोड़े नहीं है, घोड़े का कंकाल है, घोड़े का कंकाल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सोना वगैरह रखते थे ना, चाकू, ये लोहे का औजार तो योद्धा की स्थिति को दर्शाता था। सोना
ये अमीर वर्ग को दर्शाता है, और मिट्टी उट्टी के बर्तन नॉर्मली जो गरीब होते थे उस वर्ग को दर्शाता था। अमीरी गरीबी को दर्शाता, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ब्रह्मगिरी के एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं, यानी ये क्या है, ये अमीर था। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल भी लिख दिया था, आप एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप कह रहे हैं तो उसको जस्टिफाई करना ज़रूरी होता है मेंस के एग्जाम में, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप जस्टिफाई कर सकते हैं। दूसरों के पास मिट्टी का बर्तन, इस प्रकार ये दफनाए गए लोगों के सामाजिक भिन्नता को दर्शाता है। तो ये मेंस के हिसाब से है पूरा। फिर आपका इनाम गांव, भीमा की सहायक नदी घोंड के किनारे स्थित है ये। यहाँ वयस्क लोगों को सीधा गड्ढे में लिटाकर दफनाया जाता था, सिर उत्तर की ओर, यानी सिर उत्तर की ओर करते थे इनाम गांव में। कई बार घर के अंदर ही दफनाया जाता था। उदाहरण 5 कमरों के मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के संदूक में बर्तन के साथ दफनाया गया था, यानी घरों में भी लोग दफनाते थे। काम धंधे तो नॉर्मली वही सारी चीज़ें हैं, बताने की जरूरत नहीं, जो हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये था इस चैप्टर में पूरा, क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। आपको अगर विश्वास नहीं हुआ तो एक बार आप पूरा पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें इसमें मैंने ले लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी आपको यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर है राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य, ये है आपका। तो यहाँ पर देखिए अश्वमेध यज्ञ के बारे में। राजा केंद्र में होता था, यानी यहाँ पर इस काल में राजा केंद्र में होता था। शक्ति सर्वोच्चता स्थापित, यानी यहाँ पर कह रहा है कि अश्वमेध यज्ञ करवाने की जरूरत क्यों, यानी अश्वमेध यज्ञ क्यों करवाते थे, क्यों करवाते थे। तो एक तो पहले सबसे पहली बात, यहाँ पर इस काल में राजा केंद्र में होता था, और ये जो अश्वमेध यज्ञ होता था ये शक्ति सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए। यहाँ पर जब यज्ञ में आमंत्रित राजा उपहार लाते थे, वैश्य से सामान्य लोग भी उपहार लाते, पुरोहित ने शूद्र कहते थे, यानी पुरोहित पहले से ही जो बेचारे वैश्य वगैरह होते थे उनको शूद्रों की श्रेणी में ही रखते थे। तो यहाँ पर जब लोग यज्ञ में आते थे शामिल होने, जिनको जिनको आमंत्रित करते थे वो कुछ ना कुछ उपहार लेकर के आते हैं। आज भी आप देखेंगे इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। राजा का सिंहासन बाघ की खाल, जो राजा का सिंहासन होता है उसमें बाघ की खाल बिछी रहती थी। राजा के सगे संबंधी खासकर रानियां व उनके बच्चे होते थे अनुष्ठानों में भाग, बाकी सभी आमंत्रित राजा बैठकर यज्ञ की प्रक्रिया देखते थे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कह देगा ना कि जो अश्वमेध यज्ञ होता था उसमें स्त्रियों की भागीदारी नहीं होती थी, तो आप ध्यान देंगे उसमें स्त्रियों की भागीदारी होती, लेकिन किसकी होती थी, राजा के रानी की ही होती थी, ये ध्यान रखेंगे आप। वर्ण व्यवस्था, उत्तर भारत खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। यानी उत्तर वैदिक ग्रंथ हम किसको कहेंगे, यजुर्वेद को, सामवेद को और अथर्ववेद को। इसको हम उत्तर वैदिक काल इसलिए करेंगे क्योंकि ऋग्वेद के काल में की रचना, ऋग्वेद के बाद इसकी रचना हुई थी, पुरोहित ही रचते थे इसको। इसमें अनुष्ठानों के संपादन की विधियां बताई गई हैं, सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है, समाज में समूह कौन कौन से होते थे वो बताया गया है। तो समाज में समूह आप देख सकते हैं, पुरोहित होते थे, शिल्पकार होते थे, योद्धा होते थे, कृषक होते थे, व्यापारी, यानी सभी होंगे। वर्ण देखिए, वर्ण तो ब्राह्मण काम वेदों का अध्ययन, क्षत्रिय लोगों की रक्षा करते थे, विश्व वैश्य कृषि पशुपालक होते थे। तो ये सब तो आपको नॉर्मली पता ही है। पुरोहितों द्वारा वर्गीकृत किया गया था। पुरोहितों का मानना कि वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, कर्म के आधार पर नहीं, लेकिन गांधी जी ने कहा कि कर्म के आधार पर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अछूत कौन होते थे, इनके बारे में बताया गया है। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाए गए इस नियम की आलोचना की। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित उचित नहीं था। व्यवसाय के यानी पतन के कारण क्या थे, तो यहाँ पर आप पतन के कारण ही आप बता सकते हैं। तो मैंने बताया ना पतन के कारण आप बता करके इसको वो कर लेंगे। तो ये रहा आपका, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आर्यों के पतन के कारण, बस ये हो गया। इनमें संघर्ष होने लग गया था क्योंकि राजा कहता था कि हम शासन करते हैं तो पुरोहित हमसे श्रेष्ठ क्यों, और जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण क्यों, ये सही नहीं है। व्यवसाय के आधार पर भी नहीं मानते थे ये। फिर लोगों का कहना था कि आप अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबको दें। छुआछूत की आलोचना हुई। तो ये सारी चीज़ें थी।
उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, साथ ही पुरोहितों द्वारा प्रभुत्व भी सीमित था। ये हो गया आपका जनपद। जन के बसने की जगह को जनपद कहते थे। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन का राजा ना होकर के जनपदों का राजा माना जाने लगा। सब छोड़ दीजिए, व्यवसाय आपको पता ही है। थोड़ा सा ये फैक्ट है, इन फैक्टों को आप देख लीजिएगा। फिर आइए महाजनपद पे। इसमें है कि 2500 साल पूर्व जनपद अधिक महत्वपूर्ण, इसीलिए महाजनपद कहा गया। यानी जनपद बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो गए, व्यापार वगैरह गतिविधियां वगैरह बढ़ी, फिर इनको महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों की राजधानियों की किलेबंदी की जाती थी ईंट पत्थर लकड़ी से। कारण क्यों किलेबंदी क्यों की जाती थी? राजाओं द्वारा अपनी समृद्धि शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, आक्रमण से सुरक्षा हेतु, उस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए राजा स्थायी सेना रखने लगा था, नियमित वेतन और भुगतान आहत सिक्कों के रूप में। यानी ये तो हो गया कारण। इस कारण से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, आक्रमण की सुरक्षा के लिए, संसाधनों की समृद्धि देखते हुए फिर कि महाजनपद काल में ही राजा स्थायी सेना रखने लगा था। ये इसका है, यहाँ से मैं यहाँ पर लेके आई हूँ, ये इसका है। तो कह देंगे, पूछ लेगा आपसे कि स्थायी सेना रखने का प्रचलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो वो हुआ था महाजनपद काल से। महाजनपद काल से ही नियमित वेतन भी दिए जाने लगे, भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाने लगा था, यानी नगद वेतन भी दिए जाते थे। कर हो गया आपका कर। महाजनपदों के राजा अब उपहारों पर निर्भर न रह करके अब नियमित कर वसूलने लगे। पहले क्या था, मैंने बताया आपको कि जब यज्ञ वगैरह होते थे तो उसमें राजाओं के लिए काफ़ी उपहार लेकर के आ जाता था, और यज्ञ नहीं भी होता था तो भी लोग स्वेच्छा से उपहार देते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि अब वो उपहार के ऊपर आश्रित ना रहकर अब ये नियमित कर वसूलने लग गए। फसल पर कर उपज का ये आपका 1/6वां भाग था, तो ये भी ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है। ये है उत्तराखंड का, उत्तराखंड पीसीएस का। यह कर सबसे इम्पोर्टेंट अधिकांश किसान देते थे, यानी इस कर से ज़्यादा फायदा होता था, राजस्व इकट्ठा होता था, अधिकांश किसानों से लिया जाता था। कारीगरों पर कर, बुनकरों पर कर। कारीगरों पर कर महीने में एक बार राजा हेतु काम करना पड़ता, यानी जो बुनकर, लोहार और सुनार होते थे, महीने में एक बार राजा हेतु काम करना पड़ता था इन्हें कर के रूप में। पशुपालकों, व्यापारियों, आखिरतों, संग्राहकों से इनसे भी कर लेते थे। ये हो गया आपका कृषि में परिवर्तन। अब इसे देखेंगे, कृषि में परिवर्तन। तो कृषि में परिवर्तन क्यों हुआ था? कारण तो हल का फल अब लोहे का यूज होने लग गया था, कठोर जमीन की आसानी से जुताई होती थी, इससे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, धान के पौधे का रोपण शुरू हुआ, अधिक पौधे जीवित रहने लग गए थे और उपज ज़्यादा बढ़ा, परिश्रम कम होने लग गया था यहाँ पर। तो यानी पहले परिश्रम बहुत लगता था, अब यहाँ पर देख सकते हैं लोहे की फाल की वजह से जल्दी काम भी होता था और मेहनत भी कम लगती थी। मगध यह सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। क्यों? तो ये एक तो गंगा सोन नदी मगध से होकर के बहती थी, जैसे सिंचाई यातायात की सुविधा, सिंचाई सुविधा, जंगल एक हिस्सा, यानी काफ़ी संसाधन आपके जंगल से ही मिल जाते थे, लकड़ी वगैरह। हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित कर सेना में भर्ती किया जाता था यहाँ से। कई सारे खदान भी थी, लौह अयस्क की खदानें थीं जिससे मजबूत हथियार औजार बनते थे। लकड़ी प्राप्त जिससे घर, गाड़ियाँ, रथ बनाए जाते थे। तो ये था कारण। शक्तिशाली शासक की यदि हम बात करें तो वो उस टाइम पे थे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद। इन्होंने अपना नियंत्रण उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैलाया था। सिकंदर भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी तक पहुंचा था। ध्यान देंगे, ब्यास नदी तक पहुंचा था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ब्यास नदी तक पहुंचा था, पर मगध की ओर उसके सिपाहियों ने कूच करने से इनकार कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका पहुंचा। ठीक है, की ओर उसने सिपाहियों ने कुछ करने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, घोड़ों ने नदी पार करना इनकार कर दिया था, और फिर क्या हुआ था कि ये कहीं ना कहीं मगध की शक्तिशाली होने का वो सुन चुके थे, बहुत दूर दूर तक इनकी जो ख्यातियाँ थीं, इस वजह से ये काफ़ी डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब वापस हमें आना पड़ जाए। लोगों के अपने घर की याद आने लग गई क्योंकि बहुत दिन से बाहर थे। यही सब कारण थे। कारण भयभीत कि भारत के शासकों के पास रथ, पैदल सेना और हाथियों की विशाल सेना थी, और 2-3 कारण आपका वो भी था। एक तो थक गए थे, फिर घर की याद आने लग गई थी, ये सारी चीज़ें। ये पुरातात्विक स्रोत ये ऐसे ही PDF में आ गया है, ये काम का नहीं है, इसे आप छोड़ दीजिएगा। बाकी ये है आपका यहाँ तक।
और इस चैप्टर में जो है यही सारी चीज़ें दी गई हैं, ये सारी चीज़ें ये है। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत काम की चीज़ें होती हैं ये जो है, ठीक है। ये गण क्या होता है, फिर आपका संघ क्या होता है, ये मैंने लिख दिया, उसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये भी आपका मेंस का क्वेश्चन है। गण संघों गैर राजतंत्रीय राज्य प्रणालियों के विवरण प्रस्तुत कीजिए, उनका पतन किस कारण हुआ था। ये देखिए पतन क्यों हुआ था, ये देखिए कारण से दस्ता यहाँ पर दे दिया है। ये मेंस का ही क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर क्रॉप करके लगा देती हूँ। मेंस का ही क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली देखिए यहीं से आया है, ठीक है। ये देखिए आपके मेंस के क्वेश्चन हो गए। कह रहा है कि गण संघों का विवरण प्रस्तुत कीजिए, उनका पतन किस कारण हुआ था। तो देखिए पतन का पूरा कारण आपका हो गया। और गण संघ के बारे में बता करके आप देखिए यहाँ से गण क्या होता था, संघ क्या होता है, यहाँ पर देखिए वज्जी के बारे में, ये आपका इंट्रो हो गया। यहाँ से इंट्रो यहाँ पर आप डाल सकते हैं इंट्रो को। तो इस तरीके से आपका प्रॉपर यहाँ से क्वेश्चन एक तैयार हो गया, मेंस का क्वेश्चन तैयार हो गया। और इसका मॉडल आंसर भी मैं आपको लिख के सेंड कर दूंगी। जो भी ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जाएगा मैं सारों का यहाँ पर लिख करके मॉडल आंसर सेंड कर दूंगी आपको। PDF आपको मिल जाएगा ग्रुप में, तो आप देख सकते हैं मेंस में भी इसका बहुत सारा यूज है, ठीक है। इंट्रो में आप ये भी बता सकते हैं कि जो वज्जी संघ था, ये वज्जी संघ, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। इंट्रो में आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं चीज़ों को। ये देखिए गण और संघ क्या होते थे, इसे भी मैं क्रॉप कर देती हूँ। गण संघ क्या होते थे, ये हो गया आपका। ठीक है, ये पूरा ही मैं क्रॉप कर देती हूँ, पूरा ही आपका यहाँ से इंट्रो बन जाएगा, पूरा ही आपका, ठीक है। ये हो गया आपका, तो यहाँ से पूरा आपका ये आंसर हो गया एक। और इसको कैसे लिखना है मैं आपको बता दूंगी। ये हो गया आपका, ठीक है। ये मैंने आपको ऐड कर ही दिया है कि शक्तिशाली जो शासक थे वो कौन कौन से हैं, मैंने आपको वहाँ पर पढ़ के बता भी दिया, तो आप देख सकते हैं कौन कौन थे। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ये भी हो गया है आपका। बाकी ये था वज्जी के बारे में भी लिखा ही गया है, ठीक है, वज्जी के बारे में भी लिख दिया गया है। तो ये हो गया आपका टोटल, यहाँ से एक मेंस का क्वेश्चन, इसको और जो पहले हमने देखा था एक क्वेश्चन, उसको मैं दोनों का लिख करके आपको यहाँ पे PDF सेंड कर दूँगी ग्रुप में। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।